जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। मैं सच्चाई की तरफ जाऊं तो लोगों की सोच उतनी खुली नहीं है किन्नरों के लिए। लोगों को लगता है कि किन्नर दो ही काम कर सकते हैं, या तो ताली बजाएंगे, भीख मांगेंगे, या फिर अपना तन बेचेंगे। लेकिन आजकल किन्नर समाज बहुत आगे जा चुका है। आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी मेरी गुरु हैं। इस बार के कुंभ में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन किन्नर अखाड़ा ही रहा। आपका बचपन कैसा रहा? बचपन में बहुत डिस्क्रिमिनेशन देखा। अभी कुछ सालों पहले तक भी मैंने डिस्क्रिमिनेशन देखा है। मीठा, मामू, छक्का, गुड़, ये सब इस तरह के कमेंट्स मैंने भी सुने हैं। एज ए बच्चा उसे एक्सेप्ट करते हैं माँ बाप? आजकल जनरेशन बदल रहा है, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, वरना पहले का ज़माना ऐसा नहीं था। एजुकेशन सिस्टम में एक दिक्कत है। तो हमने स्कूल में पढ़ा था कि देयर आर 3 जेंडर्स, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, लेकिन फिर वो एक्सेप्टेंस नहीं है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हैज़ बीन इन आवर सोसाइटी सिंस बिगिनिंग। महाभारत में शिखंडिनी का वर्णन है, रामायण में किन्नरों का वर्णन है, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो परमेश्वर है, महादेव है। उनका तो अर्धनारीश्वर स्वरूप है जिसको सारा संसार पूजता है। अपनी ऑपरेशन जो आपका हुआ वो आपने किन कंडीशंस में कराया? मुझे 4 लोगों ने वहाँ पे किडनैप कर लिया। उन लोगों ने ज़बरदस्ती की मेरे साथ। जो 3 लड़के थे उन लोगों ने तो मेरे साथ रेप किया। लोग बोला करते थे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से कि जब वो जाते हैं हॉस्पिटल में तो डॉक्टर उनको छूते भी नहीं हैं, टच भी नहीं करते हैं। पानी पानी नहीं, ठीक है, आई एम फाइन। हेलो दोस्तों, भावना सिद्धू पॉडकास्ट पर आपका स्वागत है। आज की हमारी गेस्ट है महंत जयंती ठाकुर। महंत जयंती ठाकुर किन्नर अखाड़ा में महंत हैं। इसके अलावा वो एमएनसी में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर हैं और बहुत पढ़ी लिखी भी हैं। आपको भी जानकर हैरानी होगी क्योंकि हमारे समाज की कुछ सोच ही ऐसी है कि किन्नर है तो पढ़े लिखे नहीं होंगे, कहीं जॉब नहीं करते होंगे, पर ये सच नहीं है। चलो आज इसी कहानी को हम खोजते हैं हमारी आज की गेस्ट जयंती ठाकुर जी के साथ। जयंती ठाकुर जी, भावना सिद्धू पॉडकास्ट पर आपका स्वागत है। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो जयंती ठाकुर जी, जब मेरी नज़र फर्स्ट टाइम आप पर गई तो आपने जय श्री महाकाल का एक वो भी लगाया हुआ है, चूड़ा भी पहना हुआ है, गले में मंगलसूत्र भी है। तो कहानी हम कहाँ से शुरू करें आज की? जैसे आपने बताया, लोगों को लगता है कि अगर कोई किन्नर है तो एक सिर्फ किन्नर 2 ही काम कर सकते हैं, या तो ताली बजाएंगे, भीख मांगेंगे, या फिर अपना तन बेचेंगे। लेकिन लोगों को, सोसाइटी को ये जानकर बड़ी हैरानी होती है कि आजकल किन्नर समाज बहुत आगे जा चुका है। मैंने खुद मास्टर्स किया है पॉलिटिकल साइंसेस में, और एमएनसी में मैं एज अ मैनेजर जॉब करती हूँ। किन्नर अखाड़े की सदस्य हूँ। मुझे 4 साल हो गया है किन्नर अखाड़े से जुड़े हुए। आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी मेरी गुरु हैं, तो मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ। अभी फ़िलहाल ही प्रयाग जाके आई हूँ। यस, मैंने देखा आपने प्रयाग में काफ़ी समय भी बिताया है। कितने दिन आप वहाँ पर रही हैं? क्योंकि मैं जॉब करती हूँ तो मैं सिर्फ 2 वीक्स की छुट्टी लेके जा पाई, तो 2 वीक्स की छुट्टी लेके मैं गई थी, और फिर बीच में एक वीकेंड पे भी मैं जाके आई हूँ। तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका वहाँ का? अमेजिंग था। ये मैंने कभी कुंभ का एक्सपीरियंस देखा नहीं। प्रयाग मेरा पहली बार था, और वो भी पहली बार जाना, और वो भी 144 इयर्स के बाद जो महाकुंभ आया है उसका मैं हिस्सा बनी, और 2 हफ्ते वहाँ रहना, सब कुछ एक्सपीरियंस करना। क्योंकि मैं लक्ष्मी माँ के साथ ही थी, तो लक्ष्मी माँ के साथ ही उनकी गाड़ी में वीआईपी प्रोटोकॉल, Z+ सिक्योरिटी के साथ हम अमृत स्नान करने के लिए गए, और रथ में बैठ के गए। तो वो सारा एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था। इट वाज लाइक अ लाइफ टाइम, लाइफ टाइम में एक बार आने वाला एक्सपीरियंस। इट वाज लाइक दैट। जयंती जी, मतलब इस बार किन्नर अखाड़ा लाइमलाइट में रहा है महाकुंभ की। अगर मैं रील्स पे भी जाऊं तो लाइक सेकंड रील वाज फ्रॉम किन्नर अखाड़ा। हर न्यूज़ चैनल पे किन्नर अखाड़ा की बात हो रही थी, लोगों की जुबान पे किन्नर अखाड़ा का नाम था। तो आप इसको किस दृष्टि से देखेंगे कि लोगों की सोच में क्या कुछ बदलाव आया है? हाँ, इस बार के कुंभ में
सेंटर ऑफ अट्रैक्शन किन्नर अखाड़ा ही रहा। तो जो भी कुंभ जाता था, उनका पहला काम था गंगा स्नान करना और दूसरा उनका काम था अखाड़े में आना। तो जो भी कुंभ में आ रहे थे, उनका दूसरे अखाड़े का तो आई एम नॉट श्योर, लेकिन किन्नर अखाड़े में तो हर किसी का चक्कर लग ही रहा था। हर कोई आ रहे थे, हम सबसे मिल रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे। तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया था किन्नर अखाड़ा महाकुंभ में। ओके, आपने कहा आपके पास आ रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे, पर अगर मैं सच्चाई की तरफ जाऊँ तो लोगों की सोच उतनी खुली नहीं है किन्नरों के लिए। तो जब वो आ रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं और जब वापस वो वहाँ से अपनी-अपनी जगह पे जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, भोपाल जाते हैं या फिर देश के किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ जाके क्या उनकी सोच में क्या बदलाव हो जाता है? सोसाइटी ही इस तरह की है ना? लोगों की सोच ही ऐसी है आजकल। लोगों को यही लगता है कि जैसे उपदेवताओं में आते हैं किन्नर समाज, है ना? देवताओं के बाद यक्ष, गंधर्व, किन्नर, तो हम लोगों को देवताओं में गिना जाता है। तो लोगों को लगता है कि इनका आशीर्वाद बहुत फलीभूत होता है ना? बहुत फ्रूटफुल होता है। तो लोगों को हमारा आशीर्वाद तो चाहिए, लेकिन कभी किसी किन्नर को कोई ये नहीं पूछता कि आपका जीवन कैसा है? आप क्या सच में अंदर से खुश हो? है ना? कभी कोई ये नहीं चाहेगा कि कोई किन्नर उनके घर की कोई मेंबर बने। कोई ये नहीं चाहेगा कि किन्नर उनके घर की बहू बने, है ना? आशीर्वाद तो सबको चाहिए, लेकिन कोई भी अपने फैमिली मेंबर बनाने के लिए तैयार नहीं होते। उसके लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए। आपने ये बात की कि कोई किन्नर उनकी बहू बने। बहू पर तो हम बहुत बाद में आएँगे। क्या एज़ ए बच्चा उसे एक्सेप्ट करते हैं माँ-बाप? नहीं, पहले तो बहुत ही सिचुएशन माहौल बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था, डिफ़िकल्ट था। अब जो जनरेशन आ गया है, जेन ज़ीज़ जो आ गए हैं, मिलेनियल्स आ गए हैं, दे आर क्वाइट अंडरस्टैंडिंग। अभी का जनरेशन बहुत अच्छा है, लोग समझ रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। 2020 में जब मैंने अपनी सर्जरीज़ करवाई थी, तो मेरे ही साथ में, मेरे ही बगल पे एक और ट्रांस मेरे बेड पे, बगल वाले बेड पे थी। उसकी एज 18 साल थी, जस्ट 18 इयर्स, एंड शी वॉज गेटिंग ऑल हर सर्जरीज डन, ट्रांजिशन करवा रही थी और उसके माता पिता ही उसको लेके आए थे। आई वॉज सो हैप्पी टू सी कि आजकल जनरेशन बदल रहा है, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, वरना पहले का ज़माना ऐसा नहीं था। अगर आप थोड़ा साइंस समझते हो तो जो LGBTQIA में जो आई है वो इंटरसेक्स के लिए रिप्रेजेंट करता है, जो जन्म से ही किन्नर होते हैं, ऐसा मैं कह सकती हूँ, जिनके जो पैदाइशी किन्नर होते हैं, इंटरसेक्स होते हैं बच्चे, उन लोगों को पहले एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। उनको माँ-बाप ही खुद लाके किन्नर समाज को सौंप दिया करते थे। लेकिन आजकल का ज़माना अलग है, चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, हमारी संतान है, ये सोच के लोग अपने बच्चों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, पाल रहे हैं, उनको भी मौका दिया जा रहा है। क्योंकि चाहे जब एक बेटा और बेटी पढ़ लिख के आगे बढ़ सकते हैं, अपने माँ-बाप को पाल सकते हैं, देख सकते हैं, तो एक किन्नर क्यों नहीं? आपने कहा कि माँ-बाप लाके किन्नर समाज को दे देते हैं अपना बच्चा, पर समाज में ये माना जाता है कि किन्नर बच्चे को उठा के ले जाते हैं। जी। और ये बहुत स्ट्रॉन्गली माना जाता है, मतलब हर किसी को यही स्टोरी पता है। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि किन्नर समाज बच्चों को छीन के ले जाते हैं। छीन के ले जाते एक हैं। वो ये अपना मिथ है। अपनी सोसाइटी का किन्नर बच्चों को हिस्सा बना लेते हैं। हाँ, ऐसा कहा जाता है। लेकिन क्या कभी इस चीज़ का कोई प्रूफ़ मिल सकता है? नहीं। क्या कोई वीडियो या फ़ोटो या स्टोरी, कहानी क्या कहीं ऐसी मिल सकती है, जहाँ पे किसी किन्नर समाज वालों ने उन किसी का बच्चा छीन लिया हो? तो ये सब झूठी बातें हैं, ये मिथ है। इट इज़ नॉट ट्रूथ। तो किन्नर समाज काफ़ी बड़ा समाज है, तो इस समाज में लोग जॉइन कैसे करते हैं? ये समाज कैसे इतना बड़ा ग्रो हुआ है? देखिए, जैसे मैंने बताया, ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं वो ट्रांज़िशन करवाते हैं, खुद को ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं। जैसे मैं व्हेन आई वाज़ बोर्न बायोलॉजिकली आई वाज़ अ मेल, तो मैंने अपना ट्रांज़िशन करवाया है, सर्जरीज़ करवाई हैं। अभी मेरे आई एम ऑन माय हार्मोन्स, तो मैंने ट्रांज़िशन कराया है। जो ट्रांस लोग होते हैं, ट्रांसजेंडर्स होते हैं,
वो लोग भी किन्नर समाज का हिस्सा हैं। और जो इंटरसेक्स होते हैं, जो जन्म से होते हैं, वो भी हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का हिस्सा है। तो काफ़ी लोगों का भी माइंडसेट चेंज हो गया है ना? बदलते ज़माने के साथ एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले ये भी होता था कि जिन लोगों के मन में होता था कि वो अपनी सर्जरी करवाएँ, खुद को बदलें, लेकिन समाज, सोसाइटी के डर से लोग बाहर ही नहीं आते थे। मजबूरन वो शादी करके एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने की कोशिश करते थे और अंदर ही अंदर घुटते रहते थे। लेकिन आज का ज़माना बदल गया है, लोग चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। पीपल आर कमिंग आउट एंड टॉकिंग अबाउट व्हाट दे फील अबाउट देमसेल्व्स। ओके, साध्वी जयंती जी, अगर मैं आपकी खुद की स्टोरी जानना चाहूँ कि आपका बचपन कैसा रहा, तो वो कैसा था आपका बचपन? बिल्कुल, जैसे एक नॉर्मल ट्रांस की कहानी होती है, मेरा भी वैसा ही था। बचपन में बहुत डिस्क्रिमिनेशन देखा। अभी कुछ सालों पहले तक भी मैंने डिस्क्रिमिनेशन देखा है। मीठा, मामू, छक्का, गुड़, ये सब इस तरह के कमेंट्स मैंने भी सुने हैं। स्कूल में, कॉलेज में, बचपन में, रिलेटिव्स, पड़ोसी, नेबर्स, तो उन लोगों का टॉर्चर और उन लोगों के कमेंट्स मैंने खुद भी सुने हैं। और कुछ साल पहले तक भी मैंने ये सब कुछ डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया। अनटिल एंड अनलेस जब मैं कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में आ गई, वहाँ से लोगों का नज़रिया बदल गया, मैं कह सकती हूँ। जब मैं लोगों को कहती हूँ कि हाँ, मैं ट्रांस हूँ, लेकिन मैं कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में जॉब करती हूँ, आई एम अ मैनेजर, तो वहाँ से लोगों की सोच बदल जाती है। तो जब आप ये दिखाते हो कि आप पढ़े लिखे हो और आप जॉब करते हो, आप अपने पैरों पे खड़े हो, तो लोगों की सोच वहाँ से बदल जाती है। क्या कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है? डिपेंड करता है, जहाँ पे मैं काम करती हूँ, वहाँ पे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मैं एक इंटरनेशनल बैंक में मैनेजर हूँ, तो वो बैंक यहाँ का नहीं है, यूके का बैंक है, उसमें मैं मैनेजर हूँ। तो वहाँ पे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इनफैक्ट एलजीबीटी कम्युनिटी को बहुत सपोर्ट किया जाता है। ये मैं अपने ना आज के पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को पढ़ाइए और इस लायक बनाइए कि वो इस स्टेज तक पहुँचे, क्योंकि जितनी भी दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा में जितनी भी बड़ी कंपनी है ना, वहाँ पे एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रूल है और वहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, उनको हाईली रिस्पेक्ट से देखा जाता है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को उस लायक बनाइए कि वो वहाँ तक पहुँचे और एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जिए। तो ये जो एक भ्रम है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी या फिर वहाँ पर आपको डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ेगा, वो नहीं होगा। वहाँ पर रूल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और मुझे साध्वी जयंती जी, शायद आप भी इस बात से, जयंती जी सॉरी, शायद आप भी इस बात से सहमत करेंगी हाँ। कि वहाँ तक अगर पहुँच जाए ये समाज, तो काफ़ी बदलाव आ सकता है। करेक्ट। जैसे आप कह रहे हैं, आपका मैसेज माता-पिता के लिए था कि अपने बच्चों को, है ना, कि आप प्रोत्साहित करें, एनकरेज करें। लेकिन मेरा मैसेज बच्चों के लिए होगा, जो 12-13 साल, 14 साल के बच्चे होते हैं, जहाँ पे उनको ये रियलाइज़ होता है कि दे आर डिफरेंट, दे आर स्पेशल, दे आर यूनिक। और वो बच्चे, जैसे मैंने बताया, लोगों का, नेबर्स का, सोसाइटी का टॉर्चर सह नहीं सकते और वो लोग घर छोड़ देते हैं। या तो उनको घर से निकाल दिया जाता है या फिर वो स्वयं ही घर छोड़ के भाग जाते हैं। तो मेरा मैसेज ऐसे बच्चों के लिए है, मैं उनसे ये कहूँगी कि चाहे जो भी हो, अपना घर मत छोड़ो। चाहे जो भी हो, अपनी पढ़ाई मत छोड़ो। आपके जीवन में आपका काम आएगी सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी मेहनत और आपकी पढ़ाई, आपकी डिग्री। जब तक आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, जब तक एक जॉब हासिल नहीं कर लेते, घर नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे आपको पता है, सोसाइटी में 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। जब आपके सर पे छत ही नहीं रहेगी, आप कहाँ रहोगे? आप कैसे जीवन को मतलब जियोगे? कैसे अपना करियर बनाओगे? जब खाने को रोटी ही नहीं होगी, तो पढ़ाई कहाँ से करोगे? स्कूल, कॉलेज, इसकी फीस कहाँ से भरोगे? और आप तो जानते हो आजकल स्कूल कॉलेजेस कितने महँगे हैं। तो मैं बच्चों को बोलूँगी कि अपने करियर पे फ़ोकस करें। आपकी पर्सनल लाइफ़ आपकी अपनी है। किसी को डिस्क्लोज़ करना है, नहीं करना है, वो आपकी इच्छा है, आपका डिसीज़न है। कब करना है, वो भी आपकी मर्ज़ी है। कुछ साल रुक के भी आप कम आउट कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको आज ही करना है। पहला अपना करियर बनाइए, अपना
फ्यूचर बनाइए। और माँ-बाप को भी यही कहना चाहूँगी, आजकल कितने एग्ज़ाम्पल्स हैं, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, गौरी सावंत, सुशांत दिग्विकर, है ना? मंजम्मा, ज्योति मंजम्मा, इतने लोग हैं। क्या पता आगे बढ़ के क्या आपकी भी संतान कोई दूसरी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी बने, कोई गौरी सावंत बने या फिर कोई एमएनसी में जॉब करके जयंती ठाकुर बन जाए। बस हमको वो मौका चाहिए, गिव अस दैट अपॉर्च्युनिटी। हमें खुद को प्रूफ करने का मौका दें। हम घर भी चला सकते हैं, माँ-बाप भी पाल सकते हैं और देश दुनिया भी चला के सोसाइटी में नाम भी कमा सकते हैं। एग्जैक्टली। तो जयंती ठाकुर जी, अगर मैं बात करूं कि कॉरपोरेट में इतने स्ट्रिक्ट रूल है, वहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, एक रिस्पेक्टफुल लाइफ मिलती है, हम सबको मिलती है, चाहे वो लड़का है, लड़की है, ट्रांसजेंडर, वहाँ पे हर किसी को एक ही नज़रिए से देखा जाता है। तो ऐसा स्कूल और कॉलेजेस में क्यों नहीं हो सकता? ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में दिक्कत है ना? पढ़ाया तो जाता है। अगर आपको याद हो, हमने स्कूल में पढ़ा था कि देयर आर 3 जेंडर्स, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो स्कूल में तो पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर वो एक्सेप्टेंस नहीं है। ये मेन कारण है कि अगर आप देखें तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हैज़ बीन इन आवर सोसाइटी सिंस बिगिनिंग। महाभारत में शिखंडिनी का वर्णन है, जो कि किन्नर समाज की हैं। रामायण में किन्नरों का वर्णन है। भगवान राम ने ही हम किन्नरों को ये आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में जिसको भी आप आशीर्वाद दोगे वो फलीभूत होगा, जिसको भी आप श्राप दोगे तो वो भी फलीभूत होगा। तो रामायण में भी हम किन्नरों का वर्णन है। जब प्रभु राम का जन्म हुआ था तभी भी किन्नर बधाई लेने गए थे, उनको आशीर्वाद देने गए थे। तो महाभारत में, रामायण में, हर पुराण में किन्नरों का वर्णन है ना? भगवान विष्णु का मोहिनी स्वरूप, वो भी एक किन्नर का ही स्वरूप है ना? क्योंकि उसमें भी एक पुरुषत्व का पुरुष और स्त्री का मिलन है। तो मोहिनी स्वरूप वो भी हमारा ही कहीं न कहीं देखा जाए तो किन्नरों का ही स्वरूप है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो परमेश्वर है, महादेव हैं। उनका तो अर्धनारीश्वर स्वरूप है जिसको सारा संसार पूजता है। तो किन्नर पहले से ही हमारे संस्कृति का हिस्सा रह चुके हैं। जब मुगल का काल आया, जब राजाओं का काल आया, तभी भी हम लोग को बहुत मान सम्मान दिया जाता था और किन्नर समाज को बहुत ही मतलब इज्जत से पेश आया जाता था। जो मुगल साम्राज्य का टाइम था, उस टाइम पे किन्नर समाज वाले रानियों के गार्ड्स हुआ करते थे, उन लोगों की रक्षा किया करते थे। और वहाँ उसके बाद जब अंग्रेज़ों का टाइम आया, वहाँ से सब कुछ बदल गया। अंग्रेज़ों ने जब ब्रिटिश आई, कॉलोनियल सिस्टम जब आया, उन लोगों ने एलजीबीटी कम्युनिटी को मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग ही कर दिया। हम लोग महलों से निकल गए, रोड पे आ गए, चौरस्ते पे, सिग्नल पे हम भीख मांगने लगे। तो हमारा अस्तित्व ही जैसे खो गया। 200 साल जब मोर देन 200 इयर्स जब ब्रिटिश लोगों ने हमारे इंडिया पे कब्ज़ा किया, शासन किया, तब सोसाइटी का, हमारे देश का बहुत नुकसान हुआ। एट द सेम टाइम हम किन्नर समाज का भी बहुत नुकसान हुआ, हमारा अस्तित्व ही खो गया। इसी वजह से उस अस्तित्व को जो खो गया था, उसी को वापस लाने के लिए मेरी गुरु डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने किन्नर अखाड़े का गठन किया। वो चाहती थीं कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो सनातन धर्म है, उसमें जो किन्नर समाज का जो अस्तित्व खो गया है, उनकी जो इम्पोर्टेंस थी, जो खो गई है, उसको वापस लाने के लिए ही लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी माँ ने किन्नर अखाड़े का गठन किया। और अभी भी उसी राह पे चल रहे हैं, उसी पथ पे चल रहे हैं कि खोया हुआ हमारा अस्तित्व, हमारी शान और शौकत, हमारी इज्जत हमें वापस मिल जाए। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है कि ये जो जनवरी का महीना रहा है और अब तक फरवरी का, लोगों की सोच में काफ़ी बदलाव भी आया होगा या आया है। जी। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो किन्नर समाज को देखा जाता है कि वो लोग ताली बजाते हैं, बधाई मांगते हैं, या फिर एक बहुत बड़ा जो तबका है वो एज ए सेक्स वर्कर काम करता है, जो लोगों की सोच है। और वो सच भी है, मैं उसे झूठ भी नहीं बोलूँगी, विच इज़ ट्रू।
तो एज़ ए सेक्स वर्कर वो काम करते हैं, किस तरह के उनको मतलब अब्यूज़ का सामना करना पड़ता है? लोगों के घर बधाई भी माँगने जाते हैं, वहाँ पे भी बहुत अब्यूज़ का सामना, नॉट एवरीबॉडी कि हुँ। आपको इतना आसानी से वो वेलकमिंग और वो पैसे दे देंगे। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जब जैसे मैंने बताया जो एक ट्रांस चाइल्ड होता है 12-13 साल की उम्र में अपने घर को छोड़ देता है या फिर उसको अपने घर से निकाल दिया जाता है। एक बच्चा 12 साल का जो इस क्रूअल सोसाइटी में अकेला है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। उसको चाइल्ड ट्रैफिकिंग में डाला जा सकता है, उसके बॉडी पार्ट्स को निकाल के बेचा जा सकता है या फिर उसको सेक्स वर्क में डाला जा सकता है। इस डेंजरस सोसाइटी में वो बच्चा अकेला है। उसके पास कुछ नहीं है, ना रोटी, ना कपड़ा, ना मकान। ऐसे सिचुएशन में वो अपना पेट पालने के लिए या तो भीख माँगेगा या फिर मजबूरन उसको सेक्स वर्क करना पड़ेगा, अपना तन बेचना पड़ेगा। जब खाने को रोटी ही नहीं है, तो पढ़ाई कैसे करेगा? है ना? जब पढ़ाई नहीं है, तो क्या जॉब करेगा? तो मेन प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है, एक्सेप्टेंस से। लोगों को ये समझना चाहिए कि ये भी हमारी ही संतानें हैं। जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, जो जिस तरह से नॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं, हम भी वैसे ही पैदा होते हैं। तो हमें भी पूरा अधिकार है, रोटी, कपड़ा, मकान जो गवर्नमेंट ने जो हमको फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, तो हमें भी उन सब राइट्स का हमें भी अधिकार है। हमें भी पढ़ने-लिखने का अधिकार है। तो जब एक बच्चे के पास पढ़ाई नहीं होगी, वो क्या जॉब करेगा? जॉब तो मिलेगी नहीं, आई एम सॉरी। मजबूरन उनको भीख माँगना पड़ता है, मजबूरन उनको बधाई लेने जाना होता है और मजबूरन ही उनको अपना शरीर बेचना पड़ता है। अगर मौका दिया जाए, तो क्यों कोई नौकरी नहीं करना चाहेगा? अगर आप आई एम सॉरी लेकिन अगर आप खुद को उस ट्रांसजेंडर की जगह पे रख के देखें, किसी को भी शौक नहीं होगा कि हर रात अपना तन बेचे। एग्ज़ैक्टली। कोई भी खुशी से हर रात किसी नए मर्द के साथ हमबिस्तर होना, कोई भी खुशी से ये काम नहीं करेगा। एग्जैक्टली और फिर उसके बाद उनको इतनी सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं और उनको एड्रेस करने के लिए वो हमारी तरह हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज में भी नहीं जाते हैं। वो या तो उसे छुपाते हैं या फिर जो अलग से एनजीओज होती हैं वहाँ पर जाते हैं हेल्प के लिए, क्योंकि हर कोई उतना वेलकमिंग नहीं है। हाँ, Is it? उनको देखा भी नहीं जाता है। अब शायद थोड़ा चेंज हो गया होगा, मुझे एग्ज़ैक्टली अभी का सिचुएशन नहीं पता है। लेकिन जब हम लोग एनजीओ के साथ काम किया करते थे, मैंने स्वयं देखा हुआ है कि लोग बोला करते थे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से कि जब वो जाते हैं हॉस्पिटल में तो डॉक्टर उनको छूते भी नहीं हैं, टच भी नहीं करते हैं। दूर से ही देखेंगे और दूर से ही उनको दवा दे देंगे। तो ऐसे तो कैसे इलाज हो पाएगा? तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो हर जगह होता है, उसी की वजह से तो फिर वो लोग वो हॉस्पिटल भी जाने में उनको डर लगता है, कतराते हैं, शर्माते हैं और फिर ऑब्वियसली दे एंड अप विथ गोइंग टेकिंग हेल्प फ्रॉम सम एनजीओ और समथिंग एंड दैट इज़ नॉट वेरी गुड। एज़ अ सोसाइटी मुझे लगता है कि लोगों को समझना चाहिए कि वो भी उनकी मजबूरी है। ओके। जयंती जी, मैंने आपके पुराने कुछ इंटरव्यूज़ देखे हैं, उनमें आई गॉट टू नो कि आपका जो आपने ऑपरेशन जो आपका हुआ वो आपने किन कंडीशंस में कराया। तो वो मैं चाहती हूँ कि आप एक बार शेयर करें मेरी ऑडियंस के साथ, ताकि दे गेट टू नो कि हमारा समाज कितना मैं क्या बोलूँ, आप एक बार खुद ही इनको बताइए प्लीज़। तो 2020 अक्टूबर में जबकि कोविड एकदम अपने पीक पे था, तब नवरात्रि चल रहे थे। अक्टूबर का महीना था, शरद नवरात्रि थे, मेरे व्रत चल रहे थे और नवरात्रों में मैं चप्पल नहीं पहनती हूँ और 10 दिन के व्रत होते हैं। तो ये सप्तमी का दिन था, तो सिर्फ़ 2 घंटे के लिए ही मार्केट खुला करता था कोविड की वजह से। 2 घंटे में आप जाएँ, अपने जो भी आपका ज़रूरी सामान हो खरीद के ले आएँ। फिर उसके बाद सारी सोसाइटी सब कुछ बंद हो जाता था। तो फिर उन 2 घंटों में मैं व्रत का सामान कुछ भी खाने वगैरह के लिए लेने के लिए मैं बाहर निकली और कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। कोई किसी की हेल्प नहीं कर रहा था, हर कोई परेशान था। अब उसी चक्कर में ये हुआ कि मुझे 4 लड़कों ने
हमारे मेन मार्केट से उठा लिया और किसी का ज़्यादा ध्यान भी नहीं गया क्योंकि सब अपनी परेशानी में थे। कोविड की वजह से हर कोई परेशान था, सब अपनी परेशानी में परेशान थे। तो मुझे 4 लोगों ने वहाँ पे किडनैप कर लिया और मुझे नहीं पता मुझे कहाँ ले गए वो लोग। कहीं दूर ले गए वो लोग जहाँ पे मैं रहती थी सोसाइटी वहाँ से कहीं दूर ले गए और वो लोग बहुत नशे में थे। उनके पास से बहुत ज़्यादा नशीली चीज़ों की स्मेल आ रही थी। तो और मेरे तो व्रत चल रहे थे। तो उन लोगों ने ज़बरदस्ती की मेरे साथ। जो 3 लड़के थे उन लोगों ने तो मेरे साथ रेप किया। ऑब्वियसली तब मैं जयंती नहीं थी, तब मेरी सर्जरी नहीं हुई थी। मेडिकली बायोलॉजिकली आई वाज़ अ बॉय। तो उन लोगों ने मेरा रेप किया पीछे से। लेकिन जो चौथा लड़का था, वो बार-बार कह रहा था कि मुझे तो लड़की चाहिए, मुझे लड़की चाहिए। वो अपनी एकदम ठेठ देसी भाषा में कह रहा था कि मन्ने तो लड़की चाहिए, छोरी चाहिए, ऐसे बोल रहा था। तो फिर उसमें से एक लड़के ने ये बोला तो क्या हुआ हम इसी को ही लड़की बना देते हैं, अपनी भाषा में बोला। और जैसे ही उसने अपनी जेब से वो चाकू जैसा कुछ निकाला, उसको देखते ही शायद मैं तो बेहोश ही हो गई थी, मुझे तो याद भी नहीं। तो बाद में जब मैं हॉस्पिटल में जब मुझे होश आया, जब डॉक्टर से मेरी बात हुई, तब मुझे पता चला कि उन लोगों ने मेरे टाँगों के बीच 6 इंच का घाव बनाया था और वहाँ पे उन्होंने रेप किया था। और फिर उसके बाद मुझे मरने के लिए वहीं सड़क पे फेंक के वो लोग चले गए थे। किसी भले इंसान ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद आपको पानी पानी में नहीं, ठीक है, आई एम फाइन। आई एम सॉरी, मैं पूछना नहीं चाह रही थी बट आई वांट कि लोगों को पता चले, जो भी ये पॉडकास्ट देखे, कि आप एक तरह से तो आप उनका आशीर्वाद लेना चाहते हो, दूसरी तरफ आप ही समाज के वो 4 लोग हैं, वो हमारे ही घर के बेटे हैं। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि वो ऊपर से प्रकट हुए, वो हमारे ही भाई और वो सब हैं, जो शायद घर जाके ये बताएंगे भी नहीं कि हम ऐसा कुछ बाहर करके आए हैं और बहुत भले इंसान बन के फिरेंगे। और हम किन्नरों को फिर दोष देते हैं कि ये लोग बदतमीजी से बात करते हैं या फिर इस तरह के होते हैं। सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। तो फिर किसी भले इंसान ने अब जैसे 4 जो बुरे लोग थे, उन्होंने मुझे मरने के लिए रोड पे फेंक दिया। लेकिन शायद कोई एक अच्छा इंसान भी था, जिसने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया। उसके बदले उसने मेरी एक अंगूठी उतार ली थी, मेरे हाथ में सोने की अंगूठी थी, तो वो अंगूठी उसने उतार ली, लेकिन मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। उस सिचुएशन में जब मेरे शरीर को सारा काट-पीट दिया था उन लोगों ने, काट के मुझे फेंक दिया था रोड पे। तो वैसे सिचुएशन में मैंने डॉक्टर से बोला कि आप मेरी सर्जरी कर दीजिए वेजिनोप्लास्टी के लिए। तो तब मैंने वो डिसीज़न लिया, मैंने वो सर्जरी करवा के तब मैंने खुद को कंप्लीटली ट्रांसफ़ॉर्म करके मैंने खुद को बदला। एंड पोस्ट सर्जरी जो आपका रिकवरी था वो भी इतना आसान नहीं था, आपने अकेले सब कुछ मैनेज किया। हाँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया कोविड का टाइम था, कोई आपकी हेल्प करने के लिए नहीं है, कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं है और इतना बड़ा ऑपरेशन 54 स्टिचेस मेरे ओवरऑल 54 स्टिचेस मेरे लगे थे जेनिटल एरिया में। आप इमेजिन करिए जब आपकी उँगली कट जाती है तो आपको कितना फ़ील होता है और उतनी सेंसिटिव एरिया में 54 स्टिचेस लेके मैं अकेले अपने घर पे थी और सर्जरी के 8 डेज़ के बाद मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया था। तो डॉक्टर ने बोला आप मैनेज कर लोगे? तो मैंने बोला हाँ, मैं मैनेज कर लूँगी, कोई बात नहीं। मैंने ओला बुक किया, ओला, उबर बुक करके मैं घर आ गई। तो मेरी गलती ये थी कि जब मैं ट्रैवल कर रही थी, मैंने बैठ के ट्रैवल किया और वो ट्रैवलिंग की वज़ह से मेरी सारी स्टिचेस खुल गई थी।
स्टिचेस खुलने के बाद जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया है, फिर मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया। मेरी फिर से दोबारा सर्जरी की गई थी। तो मैंने 2 बार सर्जरी करवाई थी बिकॉज़ फर्स्ट सर्जरी में मेरी ही गलती से मेरी स्टिचेस खुल गई थी। फिर दोबारा सर्जरी करवाने के बाद फिर मैं सेकंड टाइम 3 वीक्स आई वाज़ इन हॉस्पिटल सो दैट एट लीस्ट 80% मेरी स्टिचेस हील हो जाएँ। उसके बाद ही मैंने फिर डिस्चार्ज लेके मैं घर आई एंड देन सेकंड टाइम क्योंकि फर्स्ट टाइम ऑब्वियसली बहुत ही गंदा मेरा एक्सपीरियंस हो गया था, तो सेकंड टाइम में मैंने बहुत अपना ख़्याल रखा, ध्यान दिया। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थीं। बहुत ब्लीडिंग होती थी। 3 से 4 महीने तक मैंने सब कुछ देखा और उसके बाद फिर जब मैं अपने गुरु से मिली तो तब जाके मेरा जीवन सही हुआ। ऐसे कहते हैं कि कहा जाता है ना कि जीवन में जब तक आप एक गुरु से नहीं मिलते, आपका जीवन कंप्लीट नहीं होता। तो जब मेरे जीवन में मेरी गुरु आईं, तो वहाँ से मेरा जीवन फिर बदला और मैं शायद एक सच में एक अच्छी इंसान बन पाई। उसी के बाद से मैंने फिर ब्रह्मचर्य ले लिया था। ओके, तो आपकी ये जो गुरु आपको मिले, तो दिस इज़ लाइक फर्स्ट टाइम आप किन्नर समाज के कॉन्टैक्ट में आई? हाँ, ओके। ये किन्नर समाज का एक अनसेड रूल है कि आप अगर किन्नर समाज से हो, अगर आप ट्रांस कम्युनिटी से हो, तो आपको कोई ना कोई गुरु बनाना अनिवार्य है। बनाना ही चाहिए क्योंकि जब आप कहीं बाहर जाते हो, तो आपको ये पूछा जाता है कि आपके गुरु कौन है? कौन-सी मतलब किस मंडली से जुड़े हुए हो? कौन गुरु हैं आपके? किस पद्धति से आप मतलब जुड़े हुए हो? ये सब कुछ आपको पूछा जाता है। तो जब मैंने सोचा कि मुझे भी गुरु बनाना है, जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे भी गुरु बनाना है, तभी मैंने सोच लिया था कि अगर मैं बनाऊँगी, तो किसी बड़े ही गुरु को अपना गुरु बनाऊँगी। तो फिर मैंने ऑब्वियसली लक्ष्मी माँ को तो बचपन से देखा है, टीवी में देखा करते थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शायद कभी मैं जीवन में उनसे मिल भी पाऊँगी बिकॉज़ शी इज़ सो इंस्पायरिंग एंड शी इज़ अ सेलिब्रिटी। सो आई नेवर थॉट दैट आई विल मीट हर इन माय एंटायर लाइफ। बट मैंने कोशिश करी, बड़ी मुश्किल से मुझे कहीं से उनका नंबर मिला। तो मैं हर किसी को मैसेज करती थी, उनके अकाउंट में जाके उनसे रिलेटेड जो-जो भी था, मैं सबको मैसेज करती थी कि मुझे माँ से मिलना है, प्लीज़ आप मुझे मिलवा दीजिए एक बार। तो बड़ी मुश्किल से मुझे फिर उनका नंबर मिला। मैंने माँ से बात करी, मैंने लक्ष्मी माँ को अपनी सारी कहानी सुनाई। कि मैं जब तक मेरी सर्जरी हो चुकी थी, तो मैंने उनको सुनाया कि ऐसी-ऐसी बात है, मुझे आपको गुरु बनाना है। तो फिर लक्ष्मी माँ ने सब कुछ मेरे बारे में जाना, मुझे परखा, देखा, सब कुछ पता करने के बाद जब उनको लगा कि मेरी जेन्युइन है मेरी कहानी, तब उन्होंने फिर मुझे अपना चेला बनाया और फिर 2.5 साल मुझे उन्होंने परखा, मुझे देखने के बाद 2.5 से 3 साल की कठिन परीक्षा कह सकती हूँ। उसके बाद मुझे किन्नर अखाड़े में महंत की पदवी दी गई। ओके। तो जयंती जी, मतलब ये गुरु चेला का जो एक रिवाज चला आ रहा है किन्नर समाज में, इसके पीछे क्या कारण है? क्या तर्क देते हैं आप? ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है बिकॉज़ आप देखिए, एक नॉर्मल समाज से किन्नर समाज बहुत ही ग्रेट है, बहुत ग्रेट। क्यों? क्योंकि किन्नर समाज में ना कोई अनाथ आश्रम है, ना किन्नर समाज में कोई वृद्धाश्रम है। हम किन्नर अपने बच्चों का भी वैसे ही ध्यान रखते हैं और अपने बड़ों का भी वैसे ही ध्यान रखते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कोई किन्नर किसी वृद्धाश्रम में है। नहीं, क्योंकि चाहे किन्नर अपना तन भी बेचे, लेकिन अपने गुरु को वो गुरु का साथ नहीं छोड़ते। और ये पद्धति उनका जो कल्चर है, वो कई सालों से है। जो यंग किन्नर होते हैं उन लोगों का भी ध्यान रखा जाता है। काम करने वाले जो किन्नर समाज के लोग होते हैं, वो बधाई लेने जाते हैं, भीख माँगने जाते हैं, कुछ भी करते हैं। लेकिन अपना जो यंग जनरेशन जो किन्नर समाज के बच्चे होते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। उनको जितना अगर कोई पढ़ना चाहे तो उनको पढ़ाया-लिखाया भी जाता है। आजकल तो एनजीओज़ वगैरह भी है, वो लोग भी बहुत हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। अगर कोई सीखना चाहे, पढ़ना चाहे, तो वो भी किया जाता है। उसके बाद अगर जब वृद्ध लोग होते हैं, जो बूढ़े हो जाते हैं किन्नर, उन लोगों का भी ध्यान रखा जाता है।
तो किन्नर समाज नॉर्मल समाज से तो बहुत अच्छा है क्योंकि हमारे पास कोई वृद्धाश्रम नहीं है और यही वो गुरु शिष्य की पद्धति है, यही वो संस्कृति है जो अपने शिष्यों को ये सिखाता है कि चाहे अपने गुरु अपने बड़े बूढ़े हो जाएँ, लेकिन कभी उनका साथ ना छोड़ें। ओके। जयंती जी, जब एक और है समाज में कि किन्नरों की मौत बहुत ही कष्टदायक होती है, तो ये ऐसा क्यों माना जाता है? ये भी एक मिथ है। जैसे मैंने बताया था कि किन्नरों को लेके एक मिथ एक और इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था। ये दूसरा मिथ है, ये भी झूठ है। ऐसा नहीं है कि जब किन्नरों की डेथ हो जाती है तो उनको चप्पलों से मारा जाता है और उनको ये कहा जाता है कि फिर से ऐसा जन्म मत लेना, ये सब आधी रात को ऐसा मैंने सुना था। लोग कहते थे कि आधी रात को उनकी शव यात्रा निकाली जाती है कि ताकि कोई देखे ना। तो ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी भी किन्नर समाज में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो बिल्कुल नॉर्मल जैसे लोगों की शव यात्रा निकाली जाती है वैसे ही होती है। हमारे पास कुछ भी अलग नहीं होता। जी, थैंक यू बताने के लिए। मतलब लोगों ने कैसी-कैसी कहानियाँ फैलाई हुई हैं समाज के अंदर। तो इसके अलावा जयंती जी, अगर मैं बात करूँ, आपको क्या लगता है कि और क्या-क्या चेंजेस इस गवर्नमेंट की साइड से होने चाहिए इस कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए? मुझे लगता है सबसे मेन तो हर बच्चे को पढ़ाई का अधिकार होना चाहिए। जब तक कोई बच्चा पढ़ेगा नहीं, वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो मुझे लगता है कि कम्युनिटी के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी स्कूल हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, कैसा भी हो। लेकिन अगर लोगों को लगता है कि ये बच्चा कम्युनिटी चाइल्ड है, स्पेशल चाइल्ड है, तो उसको पैसों के लिए कम से कम फीस के लिए उसको फ़ोर्स नहीं किया जाना चाहिए। तो फ्री एजुकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मेरे हिसाब से क्योंकि आप बस बच्चों को पढ़ा दो, उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना करियर खुद बना लेंगे। दे आर वेरी टैलेंटेड आल्सो। हाँ, तो बस पढ़ाई इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को सबसे मेन पढ़ाई पे फ़ोकस करना चाहिए। अगर आप पढ़ा दोगे, तो अपना करियर अपने आप ही बना लेंगे। ओके जयंती जी, आप किन्नर अखाड़ा से जुड़ी हुई हैं और किन्नर हुँ। अखाड़ा आजकल काफ़ी न्यूज़ में है, कंट्रोवर्सीज़ में है। तो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई किन्नर अखाड़ा में। पहले तो मुझे भी लगता है सब सही चल रहा था जब ममता कुलकर्णी को वहाँ का महामंडलेश्वर बनाया गया। जी। तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगी कि उनको महामंडलेश्वर की पद्धति क्यों दी गई? वो किन्नर समाज से तो बिलॉन्ग नहीं करती हैं। तो आपने देखा होगा एलजीबीटीक्यूआई प्लस का साइन लगाया जाता है। उसका मतलब ये है कि हम जो कम्युनिटी वाले हैं, हम लोग हर किसी का वेलकम करते हैं। हमारे पास हर किसी का स्वागत है। इसी चीज़ को लक्ष्मी माँ ने भी फ़ॉलो किया है। उनकी भी सोच यही है कि जैसे मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, उन लोगों ने तो एलजीबीटी कम्युनिटी को और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अपनी सोसाइटी से हरदम अलग ही समझा है। लेकिन हमने कभी भी मेन स्ट्रीम सोसाइटी को खुद से कभी अलग नहीं समझा। तो किन्नर अखाड़े में, किन्नर समाज में हर किसी का स्वागत है, चाहे वो किन्नर हो या ना हो, नर हो या नारी हो, हर कोई किन्नर अखाड़े का हिस्सा बन सकता है। इसी चीज़ को फ़ॉलो करते हुए लक्ष्मी माँ ने ममता कुलकर्णी जी जो अब फ़िलहाल महामंडलेश्वर की पदवी पे हैं, यमाई ममता कुलकर्णी जी को ये पदवी दी। तो कंट्रोवर्सी ये है कि उनको क्योंकि वो बॉलीवुड एक्ट्रेस थी अपने पास्ट में, उनको क्यों ये पदवी दी गई? तो जो लोग ये सवाल कर रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि हर इंसान का एक पास्ट होता है। हर इंसान की एक कहानी होती है। जो सबसे ज़्यादा आजकल लाइमलाइट में हैं, जो हिमांगी सखी जी हैं, उन्होंने ही सबसे बड़ा ये सवाल उठाया। एग्ज़ैक्टली वही है कि किन्नर अखाड़े के ही कुछ लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। किन्नर अखाड़े का हिस्सा नहीं है हिमांगी सखी जी, वो किन्नर समाज का हिस्सा हैं। आप ऐसे कह सकती हैं कि किन्नर समाज का ही हिस्सा हैं, लेकिन किन्नर अखाड़े का वो हिस्सा नहीं है। उन्हीं से मैं ये पूछना चाहूँगी, हिमांगी सखी जी, क्या आपका कोई पास्ट नहीं है? क्या आपकी कोई कहानी नहीं है?
हर इंसान का पास्ट होता है, हर इंसान की एक कहानी होती है, लेकिन हम इंसान को उसके पास्ट पे जज नहीं कर सकते, है ना? हर इंसान को एक सेकंड चांस चाहिए होता है। एवरी पर्सन नीड अ सेकंड चांस टू लिव देयर लाइफ। की होगी, हमने कभी भी किन्नर समाज ने इस चीज़ को जुठलाया नहीं है, हमने कभी इस बात से मना नहीं किया है कि उनका कोई पास्ट नहीं था या फिर जो भी था सब कुछ अच्छा-अच्छा था। अच्छा और बुरा वक़्त सभी के साथ होता है ना? गुड एंड बैड टाइम इज़ फॉर एवरीबॉडी। हमने भी देखा है, आपने भी देखा होगा, अच्छा-बुरा समय सबके साथ चलता है, तो उनके साथ भी था। लेकिन क्या गलत है अगर वो एक सेकंड चांस लेके फिर से अपना जीवन एक साध्वी की तरह, एक अच्छे इंसान की तरह, भगवान भोलेनाथ को अपना जीवन समर्पित करके अगर वो फिर से एक दूसरा मौका लेके अपना जीवन जीना चाहें, तो क्यों नहीं कर सकतीं? क्या हिमांगी सखी जी ने दूसरा मौका नहीं लिया? उनका भी कुछ पास्ट रहा होगा। मैंने सुना है, अपनी आँखों से तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने भी सुना है कि उनका भी बहुत अच्छा पास्ट रहा है, उनकी भी बहुत कुछ कथाएँ हमने सुनी हैं। तो जैसे कि जब खुद अपना एक जीवन त्याग के, अपना एक पुरुषत्व का जीवन त्याग के, वो हिमांगी सखी बन के जगत गुरु बन गई हैं, है ना? सेल्फ प्रोक्लेम जगत गुरु बन के, जब वो खुद एक दूसरा मौका लेके अपना जीवन अच्छे से जीना चाहती हैं, तो क्या किसी दूसरे इंसान को ये अधिकार नहीं है? क्या हमारी गवर्नमेंट में, क्या हमारे संस्कृति में, हमारे संविधान ने हमको ये अधिकार नहीं दिया है कि इंसान को अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से जीने का अधिकार है? तो उनको भी उतना ही अधिकार है। कि हाँ, एक और आरोप उनके ऊपर लगा था कि वो काफ़ी बड़ा अमाउंट देकर वो किन्नर समाज की में किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनी है। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं, उन्हें आप मैं ये बोलूँगी कि प्रूफ़ भी दे दो, ओके। है ना? बातें तो लोग बहुत कुछ करते हैं, जैसे हिमांगी जी ने बोला कि उनके साथ मार-पिटाई वग़ैरह की है ना? अब जैसे ही आप यहाँ से निकलेंगी बाहर या मैं निकलूँगी बाहर, तो मैं भी ये इसी माइक से अपना सर फोड़ लूँगी और बोलूँगी कि मेरे को भावना जी ने मेरे को मार दिया, है ना? तो कहने के लिए तो लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन प्रूफ़ भी तो होना चाहिए, है ना? मैं ये नहीं कह रही कि शायद न्योछावर वगैरह जो भी है, दान दक्षिणा नहीं ली गई होगी, ऐसी बात नहीं है, ली भी गई होगी, लेकिन मुझे उसका ज्ञात नहीं है। मुझे उसकी मतलब आई डोंट हैव दैट इन्फॉर्मेशन विथ मी कि कितना लिया गया है और कितना दिया गया है, मुझे उसका पता नहीं है। लेकिन जो एक गुरु दक्षिणा होती है, वो तो देना सबका अधिकार होता है ना? जब गुरु बनाया जाता है, तो गुरु दक्षिणा तो दी ही जाती है। और किन्नर अखाड़े का अखाड़ों का ये नियम होता है कि जब आप कोई पदवी लेते हो, तो अपनी तरफ से आप अन्नदान करवाते हो और अखाड़ा इतना बड़ा है कि आप एक टाइम का भी अगर आप अन्नदान करवाना चाहो, तो उसमें अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। ओके। अन्नदान के ऊपर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे किन्नर अखाड़ा में मैंने देखा था मतलब लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने भी बताया था कि हमारा एक दिन का खर्चा काफ़ी ज़्यादा है, जी, लंगर चलता रहता है। करेक्ट। एग्जैक्टली। तो उसमें मतलब फंड्स कहाँ से रेज होते हैं? यही सब तो है, जो लोग महामंडलेश्वर बनते हैं, जो महंत श्री महंत बनते हैं, वो अपनी तरफ से जो भी गुरु दक्षिणा लक्ष्मी माँ को समर्पित करते हैं, उसी से ही तो सारा अखाड़ा चलता है ना? अब जैसे मैं गई थी, मैं अपने 3 चेलों को साथ लेके वहाँ पे गई हुई थी, जो कि बहुत कम है। अब जैसे कुछ तो महामंडलेश्वर प्रयागराज के ही हैं, उनके तो हज़ारों शिष्य हैं, है ना? सौओं में उनके शिष्य हैं, 1-2 हज़ार होंगे, मुझे नहीं पता, हो सकते हैं। उस तरह से कई लोग वहाँ पे थे, जो अपने शिष्यों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई-बहन को, अपने फैमिली वालों को लेके आए थे क्योंकि प्रयाग का सिचुएशन था। हमारे फैमिली मेंबर्स भी कह रहे थे कि हम भी चलेंगे गंगा स्नान के लिए। तो उस हिसाब से हम अपने साथ काफ़ी लोगों को लेके जा रहे थे और सबका रहना, खाना-पीना सब कुछ अखाड़े की तरफ से ही था। सब लक्ष्मी माँ की ही ज़िम्मेदारी थी। ओके। तो जब लक्ष्मी माँ सब कुछ सिंगल हैंडेडली इतना कुछ हैंडल कर रही है, तो हमारा भी शिष्य बनने के बाद हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हम भी अपनी गुरु की थोड़ी बहुत सहायता करें। तो वैसे ही गुरु दक्षिणा स्वरूप अगर हम कोई कुछ उनको देता है,
तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत होगा। और जहाँ तक मुझे पता है, मैं भी पढ़ी-लिखी हूँ, इतना तो मैं भी समझती हूँ कि कोई भी अखाड़ा हो, चाहे वो अ, कोई भी अखाड़ा क्यों ना हो, फ्री में तो कोई काम नहीं करता, है ना? हर चीज़ के लिए पैसा लगता ही है। कि जब आप लोगों के साथ या फिर इस समाज के लोगों के साथ जो मतलब 15-20 साल की उम्र में अपना घर छोड़ देते हैं, एक 10 से 15 साल की उम्र में ही इनफैक्ट वो लोग अपना घर छोड़ देते हैं, सड़क पे आ जाते हैं, इस समाज को जॉइन कर लेते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि आपको पैसा तो चाहिए, पेट पालने के लिए पैसा तो चाहिए, दे स्टार्ट जी, डूइंग द करेक्ट। सेक्स वर्क, स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। उसमें उनको काफ़ी तरह के अब्यूज़ भी सहने पड़ते हैं। उसके बाद जब वो उसको रिपोर्ट करने के लिए पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस भी उनको अच्छे से एंटरटेन नहीं करती है। तो इस समस्या का क्या समाधान है? मुझे लगता है गवर्नमेंट को ही बहुत एक्शन लेना चाहिए। एलजीबीटी कम्युनिटी से रिलेटेड लोगों को सेंसिटाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सोसाइटी को, कि उनको भी पूरा अधिकार है हमारी इस मेनस्ट्रीम सोसाइटी में, नॉर्मल सोसाइटी में नॉर्मल लोगों के साथ नॉर्मली जीने का हमें भी पूरा उतना ही अधिकार है। हमारे पास भी वही फंडामेंटल राइट्स हैं जो दूसरे सिटिज़न्स के पास हैं। तो ये चीज़ों को गवर्नमेंट की ये ज़िम्मेदारी है कि वो लोगों तक ये बात पहुँचाए, गवर्नमेंट ऑफ़िशियल्स तक ये बात पहुँचाए, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, जुडिशरी हो गया, लॉ हो गया, हर जगह पे गवर्नमेंट का काम है कि वो इस बात को पहुँचाएँ कि हम भी अ, हमें भी न्याय मिलना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, हमारा भी उतना ही एग्ज़ैक्टली। अधिकार है न्याय पाने का। तो अ, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं, आपको पता होगा कि हमारे देश में लड़कियों की क्या परिस्थिति है ना? अगर आप देखें तो हर 1 मिनट में, हर दूसरे मिनट में, हर 5वें मिनट में एक लड़की का बलात्कार होता है, ठीक है? अनरिपोर्टेड केसेस तो कई हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते। जो रिपोर्ट भी होते हैं, हज़ारों केसेस ऐसे हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, है ना? उनके बारे में कोई देखता नहीं, कोई पूछता नहीं। जब लड़कियों की ही सेफ्टी नहीं है, तो हम ट्रांसजेंडर्स की कैसे सेफ्टी होगी? कौन हमारी सुनेगा? जब लड़कियों को ही कोई नहीं सुन रहा, उनको ही कोई नहीं देख रहा, तो हमें कौन देखेगा? हमारी कौन सुनेगा? लोगों को तो यही लगता है कि इनका तो रोज़ का ही है। क्योंकि more than 80% of transgender community people, they are involved into any kind of sex work और prostitution में involved होते हैं। तो उनकी तो मजबूरी है ना, लेकिन नौकरी दे दो, नौकरी कर लेंगे हम। हमें फिर अपना तन बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जयंती जी, जब आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ था, क्या आपने पुलिस से हेल्प लेने की कोशिश की थी? जी हाँ, वो पुलिस केस बना था ऑब्वियसली, बिकॉज़ आई वाज़ हॉस्पिटलाइज़्ड, तो डॉक्टर्स ने बिना एफआईआर के ऑब्वियसली वो लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो एफआईआर भी हुई थी, केस भी हुआ था, लेकिन क्योंकि जिन्होंने मुझे किडनैप किया था, उन लोगों ने मंकी कैप ऐसा पहना हुआ था, तो ऑब्वियसली मैं पहचान तो सकी नहीं उन लोगों को। और फिर ऑब्वियसली जब उन्होंने मुझे मार काट के फेंक दिया था, तब ऑब्वियसली मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि वो लोग कौन थे, कैसे दिखते थे। मुझे बिल्कुल भी मैं पहचान नहीं कर पाई। तो इस वज़ह से वो केस आगे बढ़ ही नहीं पाया, क्योंकि मैं उन लोगों को पहचानती नहीं थी। ओके जयंती जी, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मीडिया, हमारी सोसाइटी, न्यूज़ और मूवीज़ में जिस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है, उस पर आपका क्या कहना बॉलीवुड एक बहुत बड़ा पार्ट रहा है एलजीबीटी कम्युनिटी के साथ, जो बुरा हुआ उसके लिए। अगर आपको याद हो, इन 80s और 90s का जो बॉलीवुड था, उसमें मूवीज़ में अगर अगर ऑडियंस को हँसाना है, तो किसी भी एलजीबीटी कम्युनिटी के मेंबर को वहाँ पे एक गे कैरेक्टर को डाल दो, है ना? जैसे बॉबी डार्लिंग हो गए, या फिर जॉनी लीवर साहब ने भी बहुत सारी मूवीज़ में एक एलजीबीटी कम्युनिटी के मेंबर की तरह एक्ट किया है। तो लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए, ऑडियंस को हँसाने के लिए, हम एलजीबीटी कम्युनिटी वालों को एक जोकर की तरह यूज़ किया गया बॉलीवुड में। और दुःख की बात ये है कि
आज के ज़माने में जब इतना कुछ एजुकेशन है, जब इतना कुछ लोगों के पास नॉलेज है, जब इतनी इन्फॉर्मेशन है ऑनलाइन, उसके बावजूद कभी किसी डायरेक्टर ने, किसी प्रोड्यूसर ने आके माफ़ी नहीं माँगी। एक स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूँगी, एक मूवी आई थी सलमान खान की, प्यार किया तो डरना क्या। उसमें एक गे कैरेक्टर था, ठीक है, जो उसकी कॉलेज का कोई फ्रेंड होता है, सलमान, आई गेस काजल के कॉलेज का कोई फ्रेंड, वो गे कैरेक्टर होता है। तो बार-बार उसको दिखा के लोगों को, ऑडियंस को हँसाने की कोशिश की जाती है और उसकी उसी कैरेक्टर के नाम से मुझे भी कॉलेज में चिढ़ाया जाता था। तो आप सोचिए, वैसे ही डिस्क्रिमिनेशन, वैसे ही हमारा मज़ाक बनाया जाता है और बॉलीवुड ने समझ लीजिए आग में घी का काम किया। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एलजीबीटी कम्युनिटी वालों को लेकर बहुत ज़्यादा उनका मज़ाक बनाया गया। जोकर की तरह, एक क्लॉन की तरह हम लोग को यूज़ किया गया। लेकिन अब जैसे आप देख रहे हो कि समय बदल रहा है, नेटफ्लिक्स आ गया, अमेज़न प्राइम आ गया, इतना कुछ कंटेंट है आजकल लोगों को जानने के लिए, कम्युनिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए, देयर इज़ सो मच कंटेंट आउट देयर। तो अब चीज़ें बदल रही हैं, कम्युनिटी से रिलेटेड वेब सीरीज़ बन रही हैं, मूवीज़ बन रही हैं। तो मुझे खुशी है कि पहले की सोसाइटी की सोच अलग थी, अब की सोसाइटी की सोच अलग है। ज़माना बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। इसके अलावा अगर मैं जयंती जी आपसे पूछना चाहूँ कि आपका स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं आपके सोशल मीडिया पे अगर मैं जाती हूँ, तो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन आपकी लाइफ में कब आया? जैसे मेरी सर्जरी हो गई थी, वैसे तो भक्ति भाव तो बचपन से ही है। पहले से ही घर पे बहुत पूजा-पाठ वगैरह हुआ करती थी, तो माँ भगवती की पूजा में और उनकी सेवा में तो मैं बचपन से ही हूँ। लेकिन मुझे मेन मेरा झुकाव हो गया था मेरी सर्जरी के बाद। मुझे नहीं पता मेरे साथ, मेरे अंदर क्या हुआ, लेकिन मेरी सर्जरी जैसे हो गई थी, उसके बाद तुरंत ही मेरा पूर्णतः झुकाव भगवान कृष्ण की तरफ हो गया था। तो फिर मैंने ब्रह्मचर्य लेके मैंने अपना जीवन उनको समर्पित कर दिया था। तो सर्जरी के बाद पिछले 4 साढ़े 4 साल से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लाइफ में जी रही हूँ। अगर एक फाइनल मैसेज आप इस सोसाइटी को देना चाहें तो वो क्या होगा? मैं मैसेज 2 लोगों को देना चाहूँगी। एक, जैसे मैंने बताया, जो यंग बच्चे हैं, ठीक है, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी पढ़ाई ना छोड़ें और अपना घर भी ना छोड़ें। जब तक अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, तब तक अगर ज़रूरत पड़े तो यू डोंट हैव टू कम आउट। आप कम आउट भी मत करिए, ठीक है? लेकिन पहले अपना करियर बनाएँ, अपने पैरों पे खड़े हो जाएँ। ये मेरा बच्चों के लिए होगा और माता-पिता के लिए मेरा ये मैसेज होगा, मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि अपने बच्चों को वो मौका दें, उनको पढ़ने-लिखने दें, खुद को प्रूव करने का मौका दें, उनको घर से ना निकालें। उनको भी जीने का पूरा अधिकार है, उनको भी पूरा अधिकार है अपना फ्यूचर, अपना करियर बनाने के लिए। जैसे मैंने बोला, अगर आप उनको मौका दें, तो क्या पता आपकी भी संतान आगे जाके कोई लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी बन जाए, कोई सुशांत दिगवीकर बन जाए या फिर कोई गौरी सावंत बन जाए। तो हमें बस वो मौका देना चाहिए। Please give us that opportunity to prove ourselves, and we'll definitely prove ourselves. थैंक यू सो मच जयंती ठाकुर जी, आज का समय आपने हमारे लिए दिया और मुझे लगता है ये पॉडकास्ट देखने के बाद हमारे समाज की सोच में कुछ बदलाव आएगा। थैंक यू सो मच। मैं भी यही आशा करती हूँ। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।